हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान से संबंधित मैं लगातार लेक्चर ले रहा हूं और इस कड़ी में ये तीसरा लेक्चर है। मैं आपको बता दूं, अगर भारत के संविधान में वर्णित फंडामेंटल राइट्स को, मतलब मौलिक अधिकार को आपने समझ लिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में है उसको अगर आप समझ लिया तो भारत के संविधान से संबंधित आपने आधा जंग जीत लिया। क्योंकि जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये दोनों मिला करके हमारे भारतीय संविधान का धुरी है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने पूरा कंसंट्रेट किया हुआ है कि आपको टुकड़े टुकड़े में मौलिक अधिकार के बारे में बताया जाए। तो इसके पहले मैंने समता के अधिकार के बारे में बताया था, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया और आज मैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो धारा 23 और 24 में उल्लिखित है उसके बारे में मैं व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के लेक्चर में दोस्तों मैं 4-5 बिंदु पर फोकस करूंगा। पहला, इंट्रोडक्शन, भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बेसिकली यह हमारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 22 में, 21 में और 20 में वर्णित है और उसके अलावा 19 में वर्णित है, उसका ही एक सहायक अंग है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर शोषण धड़ल्ले से चल रहा है तो वहाँ पर व्यक्तिगत आज़ादी हो ही नहीं सकती है, उस पर रुकावट होगा, खलल पैदा होगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल 23 और 24 जो है वो बेसिकली एक पूरक धारा है किसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया हुआ है? धारा 19 में, 20 में, 21 में और 22 में, जिसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज के लेक्चर का जो हमारा मुख्य जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? पहला, भूमिका। दूसरा, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से मुख्य मुख्य अवयव हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को निरूपित करते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनेक जजमेंट आज़ादी के बाद से दिए गए हैं इस आर्टिकल पर, और सुप्रीम कोर्ट का प्रयास सराहनीय रहा है और कोशिश की गई है कि कम से कम या पूरी तरह से शोषण को हिंदुस्तानी समाज से खात्मा हो। तो उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो जजमेंट दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार का और विभिन्न राज्य सरकार का क्या प्रयास रहा है शोषण को खत्म करने के लिए, उन्होंने क्या क्या कानून बनाए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन, उपसंहार, कि आज की वर्तमान स्थिति क्या है, हम कितने तक सफल हुए, क्या खोया, क्या पाया, आखिर हमारा जो प्रयास है, जो भारत सरकार का प्रयास है, जो जुडिशरी का प्रयास है, वो कहाँ तक सफल हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है? जैसे इंट्रोडक्शन मैंने बताया, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 23 और 23 क्या कहता है और 24 क्या कहता है? तो 23 कहता है कि सभी प्रकार के ट्रैफिक, यहां पर ट्रैफिक का अर्थ है दुर्व्यापार, ये याद रखना होगा। सभी प्रकार के ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, मानव, दुर्व्यापार, महिला, बच्चों, उसके अलावा बेगार, उसके अलावा
बलात् श्रम, जिसको फोर्स लेबर कहते हैं, उसको पूरी तरह से खारिज करता है आर्टिकल 23 कि इस प्रकार के जो गलत परंपरा हमारे देश में हजारों साल से रही है उसको खात्मा करता है धारा 23। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या हुआ, जिसका हिंदी होता है दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मनुष्य का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा हो, उसको सामानों की भांति खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। आपको मालूम होगा कि मध्यकालीन युग में गुलाम प्रथा था। अंग्रेजों ने 1840 के दशक में गुलाम प्रथा को हिंदुस्तान से पूरी तरह से बंद कर दिया। उसी तरह से प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति का धंधा, और यह धंधा सबसे पुराना धंधा रहा हिंदुस्तान में, उसका खात्मा। तीसरा, मंदिरों में देवदासी प्रथा कायम थी। जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में एक बार किसी कुंवारी लड़की को किसी देवता के साथ में शादी कर दी जाती थी और जीवन पर्यंत तक वो उस मंदिर में रहती थी, और उससे बाद में मंदिरों में भ्रष्टाचार भी फैले। तो इन सब से निजात, इन कुरीतियों से निजात पाने का उद्देश्य है धारा 23। और धारा 24 में क्या है कि सभी प्रकार के जो कार्य बच्चों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे हैजार्डस, मतलब संकटापन्न जो कार्य होता है, वो 14 साल तक के बच्चों के लिए पूरी तरह से मनाही है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे फैक्ट्री में काम, जैसे खानों में काम, ये सारे काम जो हैं, या पटाखा फैक्ट्री में काम, शिवकाशी तमिलनाडु में जो हजारों पटाखा फैक्ट्री हैं, तो इन सब कामों में जहां पर जीवन पर खतरा उपस्थित हो सकता है, वो पूरी तरह से धारा 24 के द्वारा मनाही किया गया है। और अब तो भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का कोई काम, चाहे वो 2016 के अमेंडमेंट के अनुसार, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, आप 14 साल के बच्चे तक को काम पर नहीं लगा सकते हैं। उसके बारे में अब ये डिटेल में आप बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज, हमारा भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है, और यह उद्देश्य भारत के संविधान के प्रेम्बुल, मतलब प्रकथन में स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। तो ऐसे वेलफेयर स्टेट की जब आप स्थापना करेंगे तो वहां पर किसी प्रकार के शोषण का कोई भी जगह नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर एक्सप्लॉयटेशन बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन। जैसे कि प्रकथन में हमने देखा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय में भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात और भाईचारे की बात हमारा भारतीय के संविधान करता है। इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी, जो मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है, उसकी बात करता है, जहां पर कि किसी व्यक्ति को सिर झुका करके चलने की जरूरत ना हो, सबका सर ऊंचा उठा रहे, सभी लोग शासन सूत्र के भागीदारी में शामिल हों। ये नहीं पहले समय की भांति की 94% जनता को कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन आक्रांतकारी या इन्वेडर हिंदुस्तान में आया, कौन राजा बना, कौन नहीं बना, उसे कोई लेना देना उसे नहीं था। अब वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय संविधान क्या कहता है? ह्यूमन डिग्निटी, कि हर एक व्यक्ति को सर उठा करके चलने का ताकत और स्वतंत्रता। इसी तरह से
हम क्या देखते हैं, स्लेवरी, गुलाम प्रथा, फोर्स लेबर, बलाश्रम, इसको रोकता है। क्यों दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में वर्षों तक सामंतवादी व्यवस्था रही है, और ये सामंत लोग क्या करते थे, नीचे तबके के लोगों के साथ में बलाश्रम कराते थे, मारपीट करते थे, काम करा करके मजदूरी नहीं देखते थे। और मैं हाल तक करीब 30 साल पहले मैंने खुद देखा कि एक जमींदार पूरे दिन तक निचले तबके के लोगों से काम कराता था, और उसके बाद में शाम के वक्त में उसको मजदूरी नहीं देता था। और ये मजदूर मजबूरी बस काम करते थे, क्योंकि गांव से भाग नहीं सकते थे, क्योंकि अनेक प्रकार के कर्ज में डूबे रहते थे। उनके पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता था, न कैपिटल होता था, न लैंड होता था। ले दे के सिर्फ उनके पास में श्रम होता था, वो भी बंधक लगा हुआ था, क्यों कर्ज में डूबे हुए थे। तो जो सामंतवादी व्यवस्था था, प्रिविलेंस ऑफ फ्यूडलिज्म मैंने यहाँ लिखा है, और उसी तरह से हमारे देश में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता हजारों वर्षों से तक हिंदू समाज में फैला हुआ था, और यह कीटाणु मुस्लिम समाज में भी फैल गया था, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के अवरोध निचले जातियों के साथ में लगाए गए थे। तो और सबसे बड़ी बात क्या थी कि समाज में ऊंचे तबके और निचले तबके के बीच में बहुत जबरदस्त खाई था, और इस जबरदस्त खाई के कारण, गैप होने के कारण से शोषण करने का मौका सामंतों को मिलता था, जमींदारों को मिलता था, तालुकदार और जागीरदार, राजा, इनको शोषण करने का अवसर मिलता था। दोस्तों, जो लोग इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि गुप्ता काल में हम क्या देखते हैं, एक वर्ड आया है विस्ती। विस्ती ये वर्ड क्या है, इसका मतलब होता है फोर्स लेबर, बलाश्रम। दोस्तों, गुप्तकालीन साम्राज्य के तहत में निचले तबके के लोगों के साथ में उनसे बलाश्रम करवाए जाते थे, जिसको कि उस प्राचीन भारत में बलाश्रम को क्या बोला जाता था, विस्ती। ये याद रखना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में, आईएएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसके कारण से हमारे समाज में वर्षों से, मतलब प्राचीन भारत से लेकर के अंग्रेजों के ज़माने तक, अंग्रेज भी विभिन्न प्रकार के शोषण हमारे हिंदुस्तानियों के साथ में किया करते थे। उनसे मजदूरी कराते थे, उनसे घर पर काम कराते थे, उनसे घरू काम करवाते थे, बाहर के काम कराते थे, और उसके बदले में कोई पैसा नहीं देते थे। अगर देते भी थे तो जितना मजदूरी होना चाहिए उससे कम देते थे। तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी में आएगा। जो मिनिमम मजदूरी है, जैसे कि आप जानते होंगे कि हर जिले में कलेक्टर के द्वारा उस जिले के वातावरण के हिसाब से मजदूरी तय किया जाता है हर साल, और उसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी। अगर कोई व्यक्ति न्यूनतम कलेक्टर द्वारा फिक्स किए गए न्यूनतम मजदूरी को नहीं देता है काम कराने के बाद में, तो क्या होगा, वो एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के तहत आएगा। जैसे कि मैं यहाँ एसपीए के इंदौर था, तो मुझे सांवेर से कुछ लोग आए, और उन्होंने कहा कि मैं खंडवा से, हम लोग आए थे करीब 15-20 लोग। हमने एक जमींदार के यहाँ 15-20 दिन तक मजदूरी किया था, और उसके बाद जब हमने मजदूरी मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो फिर मैंने जांच किया और जांच में सही पाया, तो फिर मैंने धारा 316
शेड्यूल ट्राइब मान अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज किया। किसके खिलाफ में? जमींदार के खिलाफ में। या बड़े अभी तो कोई जमींदार है नहीं, तो बड़े कृषक जिसने काम कराया था बिग पिजांट के खिलाफ में। और आपको मालूम होगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम है उसके धारा 316 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, अदर देन SC ST, मान लीजिए ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य या OBC, अगर किसी SC या ST के किसी सदस्य को से काम कराता है और उसके बाद में उसके बदले में उसे मजदूरी नहीं देता है, मतलब न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो धारा 316 SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट माने अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत में अपराध करता है। और पुलिस वालों को यह अधिकार है कि उस अपराध को संज्ञान ले, प्रकरण दर्ज करे और गलती कुनिंदा के खिलाफ में चालान कोर्ट में पेश करे। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन अनुसूचित जाति और जनजाति को दिया गया है। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर IPS ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS Academy को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।